सोशलिज्म में ज़्यादा विचारधाराओं में ज़्यादा समर्थन रखते थे। गांधी जी और बोस जी है। आज के सेशन में हम गांधी और बोस यानी कि महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के वेलकम टू ODIS मॉडर्न इंडिया में ये हमारा 56th सेशन है। आज के सेशन में हम गांधी और बोस यानी कि महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के जो विचार हैं उनमें कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। कई सारी जगहों पर इन दोनों लोगों के विचारों में आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी जो कि कम है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये दोनों लोग अलग अलग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे या उसे प्रोपोगेट करते थे, इसीलिए सिमिलैरिटीज तो आपको कम मिलेंगी, डिफरेंसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे, इसका एक पूरा एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। मीन्स में अगर इस टॉपिक पर प्रश्न आता है, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपके पास इनफ पॉइंट हो और आप अच्छी तरीके से जो अपने प्रश्न है उसके आंसर्स लिख सकें। देखिए, डिफरेंसेस दोनों लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा थे। इट इज़ वेरी एविडेंट। जो हमने हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा जो स्टैटिक था उससे भी आपको पता चल गया होगा कि एक तो ऐसा समय आ गया था जब महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी आमने सामने खड़े हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि दोनों लोग एक दूसरे के राइवल थे। ये बात दोनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी कि दोनों लोगों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक ही है, एंड दैट इज टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। भारत को आज़ाद कराना है। ये दोनों लोगों का ऑब्जेक्टिव था। केवल दोनों लोगों के रास्ते अलग थे, दोनों लोगों के सोचने का तरीका अलग था। इसीलिए डिस्पाइट बीइंग ऑन ऑपोजिट साइड, मतलब दोनों लोग एक दूसरे के विरोधी पक्ष में कई बार खड़े हुए प्रतीत होते थे, रिजेंबल होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। और जहां भी आवश्यकता महसूस हुई है दोनों लोगों ने एक दूसरे के प्रति जो भी उनका सम्मान था उसे पोर्ट्रे किया है। डिफरेंसेस की बात करते हैं या सिमिलरिटीज की बात करते हैं, कई सारी जगहों पर तो सुभाष चंद्र बोस जी के विचार गांधी जी से भी ज़्यादा रोबस्ट थे, ज़्यादा मजबूत थे। जैसे महिलाओं को लेकर जो महिलाओं की स्थिति सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे वो गांधी जी से ज़्यादा सशक्त स्थिति थी। तो इन सभी बातों को हम एनालाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दोनों लोग भले ही विचारों में मतभेद रखते हों, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान रखते थे। और ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है, क्लियर है। जो भी काम एक दूसरे के द्वारा किया जाता था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, उसको लेकर वो एप्रिसिएट करने में हिचकते नहीं थे। कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। 1942 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को प्रिंस अमंग पैट्रियट्स कहा, मतलब देशभक्तों में वो राजकुमार हैं, सबसे बड़े देशभक्त हैं। अब ये समझिए कि ये वही सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो कुछ समय पहले तक गांधी जी को आंखों ना सुहा रहे थे, जिन्होंने उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करके उन्हें हरवाने का पूरा प्रयास किया था। विद इन INC उनके साथ कोऑपरेट करने से बिल्कुल मना कर दिया था। वही महात्मा गांधी जी महज 3 साल बीते हैं, 2 ढाई साल बीते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस जी को प्रिंस अमंग पैट्रियट्स कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो राइवलरी थी एट दैट टाइम वो इसी बात पर थी कि हाँ, देश में आज़ादी को कैसे लाना है और देशभक्ति को कैसे बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करना है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कभी इस लेवल तक नहीं गए दोनों लोगों के बीच में कि वो एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। जब बोस जी के मौत की खबर आई, हालांकि मुद्दा बड़ा विवादित है कि वो कब मरे, लेकिन जब उनकी मृत्यु की खबर गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी ने कहा कि नेताजी, जो कि पॉपुलरली सुभाष चंद्र बोस जी को लोग पुकारा करते थे, उनकी जो देशभक्ति है दैट इज नॉट सेकंड टू नन, मतलब वो अद्वितीय है। उनका जो पेट्रियोटिज्म है वो अद्वितीय है। उनकी जो ब्रेवरी है वो उनके एक्शंस में हमेशा से चमकती रही है। उन्होंने बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा था और वो असफल हो गए, लेकिन असफल कौन नहीं हुआ है? ये गांधी जी के शब्द थे कि असफल तो सब हुए हैं। वो इस बात को भी एक्नॉलेज करते थे कि वेरियस फ्रंट्स पे वो खुद भी असफल हुए हैं। गांधी जी ने एक बार ये भी कहा था कि नेताजी हमेशा अमर रहेंगे, जो उन्होंने सर्विसेज, नेताजी विल रिमेन इमॉर्टल फॉर ऑल टाइम टू कम फॉर हिज सर्विस टू इंडिया। आने वाले समय में वो हमेशा अमर रहेंगे जो कुछ उन्होंने भारत के लिए किया है। दैट इज फॉर श्योर कि दोनों लीडर्स एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी, अब गांधी जी की बात तो हो गई कि गांधी जी कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी को कैसे रिस्पेक्ट करते थे, बाद की बातें तो बाद की हैं। मैं सबसे पहले आपको उसी समय लेकर चलता हूं जब त्रिपुरी सेशन में ये हो गया था कि माहौल ऐसा तैयार हो गया था कि उनको रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन करने के बाद उन्होंने ये बात बोली थी, ये जो कुछ भी हुआ है इससे जो गांधी जी की पर्सनैलिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसके प्रति मेरे अंदर जो सम्मान है उसमें जरा सी भी कमी नहीं आई है। मतलब गांधी जी ने चाहे जितना मेरा अपोजिशन किया हो, लेकिन उनका सम्मान जो है वो मेरे मन में आज भी उतना ही है जितना पहले था। उन्होंने उस समय ये भी कहा था जब हम बात कर रहे थे कि उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि जो आप वर्किंग कमेटी बनाएंगे उसमें आप गांधी जी के सजेशन से मेंबर्स को रखिए। उन्होंने गांधी जी से कहा भी कि आप बताइए मैं किसे रख लूं। गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं वर्किंग कमेटी इंपोज नहीं करूंगा जो नया प्रेसिडेंट है। उन्होंने गांधी जी को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास भी किया था, यद्यपि वो असफल रहे थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उस टाइम पे कि बहुत ट्रेजिक होगा कि मैं सभी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उसे जीत लूं, लेकिन जो भारत का सबसे महान व्यक्ति है उसके विश्वास को जीतने में असफल हो जाऊं। इससे ये क्लियर होता है कि नेताजी गांधी जी का तब भी बहुत सम्मान करते थे जब उन लोगों के बीच में प्रॉपर राइवलरी चल रही थी। जब वो दोनों लोग आमने सामने थे तब भी नेताजी गांधी जी का सम्मान करते थे। गांधी जी का जो इंपॉर्टेंस था फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको लेकर भी बोस जी बिल्कुल वेल अवेयर थे और वो ये समझते थे कि हाँ, वो जो इंडिया का नेशनलिज्म है उसके सिंबल हैं, उसके प्रतीक हैं। इसीलिए 1944 में जब रंगून से उन्होंने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था और दिल्ली चलो का नारा दिया था, उस टाइम उन्होंने महात्मा गांधी जी को द फादर ऑफ आवर नेशन कहा था कि वो हमारे देश के पिता हैं। इससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि वो इस चीज़ के महत्व को समझते थे कि गांधी जी ने पूरे देश को यूनिफाई कर रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोस जी ने अपने विचारों को गांधी जी के हिसाब से ढाल लिया। वो गांधी जी का पूरा सम्मान करते थे, लेकिन जो उनके विचार थे वो थे उसी सेम स्पीच में जिसमें उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ आवर नेशन कहा, उसी सेम स्पीच में उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अगर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना है और फ्रीडम जीतनी है तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गांधी जी जिसकी हमेशा खिलाफत करते थे, मतलब हम आपकी खिलाफत तो कर रहे हैं लेकिन इससे आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे आपके विचार भले ही अलग हैं लेकिन हम आपका सम्मान करेंगे। बाद में बोस जी ने यह भी कहा कि जो सर्विसेज महात्मा गांधी जी ने देश को दी हैं और जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो यूनिक है और अनपैरेलल्ड है, उसकी कोई समानता नहीं कर सकता, वो बहुत ही विशेष है। और आने वाले समय में जब भारतीय इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नेताजी की ये बात आज स्पष्ट रूप से सही है। दोनों ही लोग सोशलिज्म को एक रास्ता मानते थे कि आने वाले समय में सोशलिज्म जो है वो देश को आगे लेकर जाएगा। हालांकि सोशलिज्म को लेकर दोनों लोगों के विचार अलग अलग थे।
सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें दोनों लोगों के विचारों में क्या समानता आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरिटीज में गांधी जी जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है उसको नहीं मानते थे, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को रूट ऑफ ऑल द एवल मान लिया गया था। ये कहा गया था कि वर्कर्स उठेंगे और जो अमीर लोग हैं उनको जान से मार देंगे, सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे अपना कब्जा कर लेंगे, स्टेटलेस सोसाइटी बना देंगे जहां पर रिलीजन की कोई जगह नहीं रहेगी। ऐसे सोशलिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था गांधी जी के द्वारा। देखिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म में अक्सर कंफ्यूजन होती है, साम्यवाद और समाजवाद में। तो समाजवाद देखिए एक बड़ी विचारधारा है और समाजवाद के भीतर ही आता है साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म। तो ये सोशलिज्म है और इसके अंदर आता है कम्युनिज्म जो थोड़ा और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो कम्युनिज्म इज पार्ट ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म कम्युनिज्म का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो गांधी जी का सोशलिज्म था वो जयप्रकाश नारायण जी से काफी जुड़ा हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी के विचारों पर अगर आप जाएं, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि वो हमारी विषय वस्तु नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी का ये मानना था कि जो सोशलिज्म का कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दैट शुड बी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाना है, ये सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और वो इनइक्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। जैसे कि जब भी कोई सोशलिस्ट होता है तो उसका मेन फोकस सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर होता है, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि जो सिविल राइट्स हैं वो भी मिलने चाहिए, तभी फुलफिलमेंट आएगा। तो गांधी जी जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से सोशलिज्म में ज्यादा विचारधाराओं में ज्यादा समर्थन रखते थे। गांधी जी और बोस जी दो के दोनों लोग रिलीजियस थे, धर्म में आस्था रखते थे, इसीलिए वो कम्युनिज्म को डिसलाइक करते थे। एज आई टोल्ड यू सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज अ पार्ट ऑफ सोशलिज्म। जो साम्यवाद है वो समाजवाद का हिस्सा है। इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी विषय वस्तु है। और चूंकि ये विचारधारा काफी ब्लर है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जो विचारधारा है, जो थॉट्स हैं वो काफी ब्लर हैं। इवन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए कहा जाता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म इज लाइक अ कैमेलियन, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, अलग अलग विचार अलग अलग बात कहते हैं इसके बारे में। सो इट्स नॉट वेरी क्लियर। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिज्म इज पार्ट ऑफ सोशलिज्म। कम्युनिज्म में होता ही है ना कि कम्युनिज्म में रिलीजन को कोई जगह नहीं दी जाती। जैसे मार्क्स ने साम्यवाद की विचारधारा को बहुत अच्छी तरीके से प्रोपेगेट किया था, उसे मार्क्सिज्म कहते हैं। मतलब वो कम्युनिज्म जो मार्क्स ने दिया था उसे मार्क्सिज्म कहते हैं। तो कहते हैं रिलीजन इज लाइक ओपियम, जो धर्म होता है वो अफीम की तरह होता है। इसलिए उनका ये मानना था कि जिस स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना वो करेंगे, एक ऐसा समाज जहां पर राज्य नहीं होगी, सरकार नहीं होगा, वहां पे धर्म भी नहीं होगा, क्योंकि धर्म व्यक्ति के दिमाग को दूषित करता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि देखिए अब सोशलिज्म के अंदर ही है मार्क्सिज्म, वो सोशलिज्म को तो फॉलो करते हैं लेकिन कम्युनिज्म को नहीं, क्योंकि कम्युनिज्म में रिलीजन को मान्यता नहीं दी जाती। जबकि मार्क्स ये महात्मा गांधी जी और बोस जी दो के दोनों लोग धर्म को मानते थे, इसलिए वो कम्युनिज्म का विरोध करते थे लेकिन सोशलिज्म को एक्सेप्ट करते थे। अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए दो के दोनों लोगों ने काम किया। तो हालांकि दोनों लोगों ने पॉजिटिवली वर्क किया इसमें, लेकिन विचारों में थोड़े बहुत अंतर आपको मिलेंगे। वो अंतर आने वाले समय में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिमिलरिटीज बिटवीन गांधी जी एंड बोस जी। लेट्स कम ऑन टू द डिफरेंसेस। दोनों लोगों के विचारों में क्या अंतर था उस पर बात कर लेते हैं। अंतर बहुत ज्यादा है, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे वेरियस फील्ड में कि हाँ मींस और एंड को लेकर दोनों लोगों के बीच में क्या डिफरेंस था, मिलिटरिज्म को लेकर क्या डिफरेंस था। वी विल डिस्कस ऑल दीस थिंग्स ग्रेजुअली। लेट्स बिगिन। देखिए दोनों लोगों के विचारों में एक जो महत्वपूर्ण अंतर हमें मिलता है वो तरीके को लेकर मिलता है। जैसे गांधी जी हमेशा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे बात करते थे, जबकि बोस जी का ये मानना था दैट ब्रिटिशर्स कैन बी काउंटर्ड बाय फोर्स, बल के माध्यम से, मिलिट्री के माध्यम से ही अंग्रेजों को हम काउंटर कर सकते हैं। तो दोनों लोगों का जो की अप्रोच था, गांधी जी ऑन नॉन वायलेंस एंड बोस जी ऑन मिलिटेंट अप्रोच, इसमें अक्सर कन्फ्रंटेशन होता रहता था। अब देखिए दोनों लोगों के ऑब्जेक्टिव तो सेम ही थे, मतलब कंट्री को आजाद करवाना है, लेकिन दोनों लोगों के तरीके में डिफरेंस था, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या फिर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी हो, हमें अंतर तो दिखता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा में बहुत ही फर्मली बिलीव करते थे और उनका ये मानना था कि जो भी गोल हमें अटेन करना है उसका तरीका हमेशा नॉन वायलेंट होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जब भी हम कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो लोगों को यानी कि मासेस को इन्वॉल्व किया जाए तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनका ये भी कहना था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये वो कहते थे, उन्होंने जैसे बोस जी का विचार रहता था कि हम लोगों के साथ अगर मिलकर एक वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो बात बन जाएगी। इस बात से सरोकार गांधी जी नहीं रखते थे। यहाँ पर दोनों लोगों के विचारों में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। वो कहते हैं कि वायलेंस का सहारा आप ले रहे हैं एक अनआर्म्ड मासेस के साथ, मतलब आपके पास एक भीड़ है जिसके पास हथियार नहीं है, ठीक है, और सामने से एक आर्मी आएगी जो वेल ट्रेन्ड है और उसके पास हथियार हैं, तो आप अनआर्म्ड मासेस को साथ में लेकर आर्म्ड रिबेलियन की अगर बात करते हैं तो ये डेफिनेटली उचित नहीं है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और वो ये भी कहते हैं कि जो वायलेंस है वो एक क्लमसी वेपन है, अच्छा वेपन नहीं है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता बल्कि ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। और अगर वो सफल भी हो जाए, मतलब वायलेंस अगर सक्सेसफुल हो भी जाए, तो अपने बैकग्राउंड में बिटरनेस छोड़ जाता है। जैसे देखिए भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो आसानी से बिना वायलेंस के तो हुआ नहीं था, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके बीच में भारत और पाकिस्तान बन तो गए, मतलब वायलेंस का सहारा लेकर जिन्ना ने पाकिस्तान बना तो लिया, लेकिन उसके पीछे क्या बचा? एक हिस्टोरिकल बिटरनेस जो आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। दोनों के बीच में विवाद और झगड़े चलते रहते हैं। मतलब वायलेंस का सहारा लेकर अगर सक्सेसफुली पाकिस्तान बना भी दिया गया तो उसके पीछे क्या बचा, ये देखने वाली बात है। इस चीज को गांधी जी समझते थे कि अगर आप वायलेंस के जरिए सक्सेस पा भी लेते हैं तो बैकग्राउंड में बिटरनेस ही बचती है। बोस जी का ये मानना था कि गांधी जी की जो स्ट्रेटजी है नॉन वायलेंस की, उससे बात नहीं बनेगी, उससे भारत देश को कभी आजादी तो कम से कम नहीं मिलेगी। उनका मानना था कि केवल वायलेंट रेजिस्टेंस ही जो ये इंपीरियलिस्ट हैं, साम्राज्यवादी हैं, इनको भारत से बाहर निकाल कर फेंक सकता है। गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन था उसके बारे में वो ये कहते थे कि इसके जरिए जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसे पैरालाइज किया जा सकता है। मतलब ये है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि वो भारत छोड़ के भाग जाएंगे उसकी वजह से, ये तो नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें टोटल रेवोल्यूशन चाहिए, कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो और अगर जरूरत पड़े तो हम वायलेंस का भी इस्तेमाल करें, तभी अंग्रेज यहाँ से बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों लोगों के सेम ऑब्जेक्टिव होने के बावजूद जो काम करने के तरीके थे उसमें काफी ज्यादा अंतर था। दैट इज रियली वेरी विजिबल। आगे बढ़ते हैं। दोनों लोगों के बीच में मीन्स और एंड को लेकर भी विवाद रहता था। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? मीन्स का मतलब होता है साधन, ठीक है, और एंड का मतलब होता है साध्य। और क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो मीन्स का मतलब होता है तरीका और एंड का मतलब होता है फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट, निकल के क्या आया। बोस जी का ये मानना था एंड जरूरी है, निकल के क्या आया दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बजाय इसके कि वो कैसे मिला। जैसे एंड क्या था? एंड ये था कि देश को आजाद करवाना है अंग्रेजों से।
अंग्रेजों से देश को आजाद करवाना है, दैट इज द एंड। इसके लिए तरीका हम क्या अपनाते हैं, मतलब वो शांति से भाग जाएं, वो लड़ाई झगड़े से भाग जाएं, वो वायलेंस करके भाग जाएं, वो कैसे भी भाग जाएं, बस भाग जाएं, यहां से चले जाएं और देश आजाद हो जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि देश आजाद हो जाए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि देश कैसे आजाद हो जाए। ये जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका ज्यादा फोकस एंड पे रहता था, जबकि महात्मा गांधी की बात करें तो उनका ज्यादा फोकस मींस पे रहता था, तरीके पर। वो कहते थे मींस इज एज इंपॉर्टेंट एज एंड, मतलब जितना महत्वपूर्ण आपका अंतिम लक्ष्य है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि आप उसको पाने के लिए तरीका कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप वायलेंस इस्तेमाल करके जीत हासिल कर भी लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज बैकग्राउंड में वो बिटरनेस छोड़कर चला जाएगा। तो यहां पर काफी विवाद रहता था महात्मा गांधी और बोस जी के बीच में कि इंपॉर्टेंट क्या है, मींस या एंड। बोस जी हमेशा किसी भी एक्शन के रिजल्ट पे फोकस करते थे, देश को आजादी दिलानी है वही बात है। इस बात के लिए वो कहते थे एंड जस्टिफाइज मींस, मतलब जो साध्य है वो साधन को क्लैरिफाई कर देता है कि हाँ जो भी था दैट्स ओके। वो ये कहते हैं कि यूरोप के ऊपर युद्ध का एक बादल छा रहा है। उन्होंने सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज अभी कमजोर हैं, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और हमें अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं कि हमें जो फासिस्ट फोर्सेस हैं उनसे यूरोप को आजाद करवाना है, हम यूरोप की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई पूरी दुनिया को तो आपने गुलाम बना रखा है, पहले आप उनको तो आजाद कर दीजिए। मतलब आपको नाजीज से यूरोप को आजाद करवाना है, लेकिन जो आपकी खुद की कॉलोनी है आप उसको आजाद नहीं करेंगे। तो ये तो दो मुंह वाली बात हो गई ना, कि मतलब एक तरफ आप कुछ और कहते हो और दूसरी तरफ आप कुछ और कहते हो। इस बात को लेकर सुभाष चंद्र बोस जी ने ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू किया ब्रिटिशर्स को। इसीलिए वो ये कहते हैं कि अगर उनके मन में ये था कि अगर उन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो वो नाजीज की या फिर जो फासिस्ट फोर्सेस हैं उनका खूब आराम से उनकी हेल्प लेंगे, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मदद से वो देश को आजाद करवा सकते हैं। तो बाद में इस वजह से उन्होंने इंपीरियल जापान, जर्मनी, सभी की जहां से भी उन्हें मदद मिल सकती थी उनकी मदद ली, जिन्हें एक्सेस पावर कहा जाता था। बाद में जब तीनों एक साथ आ गए थे, जर्मनी, इटली और जापान, तो इन्हें एक्सेस पावर कहा जाता था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। उनका ये भी मानना था, वैसे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो फ्रीडम और इक्वलिटी को बहुत तवज्जो देते थे। सोशलिस्ट थे ना, जो भी सोशलिस्ट है वो फ्रीडम और इक्वलिटी को तवज्जो देगा ही, और जो लिबरल प्रिंसिपल्स थे वो उनको भी पूरा महत्व देते थे। लेकिन जो रेशियलिज्म था नाजीज का, उन्होंने जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सस्पेंड कर दिया नाजी जर्मनी में, इस बात को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज भी करते थे। मतलब नाजीज को जहां पर क्रिटिसाइज करना था वहां पर वो क्रिटिसाइज करने से अलग नहीं हटते थे, लेकिन एट द सेम टाइम जो नाजीज और फासिस्ट फोर्सेस में डिसिप्लिन था वो उसको एप्रिशिएट भी करते थे। ये ग्रेट लीडर की एक क्वालिटी होती है। देखिए यहाँ पर अंतर था गांधी जी में और बोस जी में। गांधी जी हमेशा चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते थे, मतलब ये अच्छा है तो पूरा अच्छा है, ये बुरा है तो पूरा बुरा है। प्रैग्मेटिज्म की कमी थी गांधी जी में, थोड़ा सा आइडियलिज्म झलकता है। लेकिन अगर आप बोस जी पर जाएंगे तो बोस जी में आपको प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारिकता ज्यादा दिखेगी, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा दिखेगी। वो कभी भी किसी को ब्लैक एंड व्हाइट में जज नहीं करते थे, किसी को कंप्लीटली रूल आउट नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि भाई ठीक है, नाजीज और फासीज गलत हैं, वो जीव्स को मारते हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को खत्म कर दिया है, वो एग्रेसिव हैं, सब ठीक है, लेकिन उनका डिसिप्लिन तो देखो, जिस डिसिप्लिन से उन्होंने अपनी आर्मी बिल्ड की है, जैसे वो अपनी माइट दिखा रहे हैं, वो भी तो देखो। तो जहां विरोध करना है वो वहां विरोध कर लेते थे, जहां उन्हें सपोर्ट या जहां उन्हें अप्रिशिएट करना था अप्रिशिएट कर लेते थे। इवन ब्रिटिशर्स जो इंडिया को रूल कर रहे थे, इंडिया को उन्होंने इतने लंबे समय से गुलाम बना रखा था, वो उनको भी अप्रिशिएट कर लेते थे कि देखो तो उन्होंने कैसे इंडिया को रूल किया है, कितना तगड़ा उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो देखो। तो वो हमेशा प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बात करते थे। जो सुभाष चंद्र बोस के सपोर्टर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी और जापान की मदद ली वो उनकी रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी का पार्ट था। मतलब उन्होंने प्लान बना रखा था देश को आजाद करवाना है, इसमें उनका कोई आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन नहीं था, कोई झुकाव नहीं था कि हाँ उन्हें नाजीज बड़े पसंद थे या वो नाजीज की एक्टिविटीज को बड़ा सपोर्ट करते थे कि जूस को मार दो, डेमोक्रेसी को मत लेकर आओ, ऐसा कुछ नहीं था बोस जी के साथ। या जापान का जो इंपीरियलिज्म था, वो जिन जगहों को जीतते थे वहां पे जो परसिक्यूशन नरसंहार करते थे, इस चीज को लेकर सुभाष चंद्र बोस जी समर्थन करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो जर्मनी और जापान को उनके पॉइंट्स पर कभी सपोर्ट नहीं करते थे, वो तो बस उनकी रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी के तहत उन्हें लगा कि हाँ इनसे मदद मिल सकती है तो उन्होंने मदद ले ली। उनका कोई आइडियोलॉजिकल झुकाव नहीं था जर्मनी या जापान की ओर, वो बस एक प्रैग्मेटिस्ट थे, व्यावहारिकतावादी थे। वो जो रेशियल सुपीरियरिटी की फासिस्ट थियरी थी कि हम आर्य हैं और आर्य बहुत सुपीरियर होते हैं, और जो फासिस्ट ने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया इसका खुलकर विरोध करते थे, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वो सोशलिस्ट को कभी पसंद नहीं होता, और सुभाष चंद्र बोस जी एक सोशलिस्ट थे। इन दैट केस वी कैन सी कि उनका कोई आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन नहीं था, बस वो उन्हें एक टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। गांधी जी के बारे में बात करें, हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एंड हमेशा इंपॉर्टेंट था, देश आजाद होना चाहिए, कैसे होगा फर्क नहीं पड़ता। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंट वे ऑफ प्रोटेस्ट पे फोकस करते थे। उनका ये कहना था कि मींस और एंड दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सही होने चाहिए। ये नहीं कि हमारा एंड अच्छा है मींस कुछ भी हो, एग्जाम में पास होना है तो नकल कर ली, नहीं ये नहीं चलेगा। एग्जाम में पास होना भी जरूरी है और फेयर तरीके से पास होना भी जरूरी है। हम केवल मतलब वी कुड नॉट जस्ट यूज एनी मींस, हम किसी भी मींस का इस्तेमाल किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो भी हमारा डिजायरेबल एंड है उसे अचीव करने के लिए। हमारे मींस अच्छे होने चाहिए। इसीलिए उनका ये मानना था कि ट्रुथ ही एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे सभी एक्शंस को गाइड करने वाला होना चाहिए। फासिस्ट और नाजीज इन दोनों को गांधी जी बहुत ज्यादा नापसंद करते थे। वो कभी सोचते भी नहीं थे कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इनके साथ जुड़ जाएंगे, जबकि ब्रिटिशर्स टफ कंडीशन में हो। वो नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान को ना केवल एग्रेसर मानते थे बल्कि एक डेंजरस पावर भी मानते थे। वो इस बात को समझते थे कि ब्रिटिशर्स लाख बुरे हैं लेकिन जापानियों से बेहतर हैं। जापानी जिस तरीके से बर्बरता दिखा रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो अंग्रेजों से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। आज जापानी दुनिया में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और पोलाइट माने जाते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी थी। उनके ऊपर 2 एटॉम बॉम्ब गिराए गए हैं, एक बहुत बड़ी आबादी ने अपनी जान गंवाई है, तब जापान एक पीसफुल कंट्री है। नहीं, जापान से ज्यादा बर्बर और एग्रेसिव कंट्री नहीं हुआ करती थी, और उसके हिस्टोरिकल एविडेंस सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे सामने अवेलेबल है। उनकी जब एंट्री होने लगी उसके डर से ही गांधी जी ने, जो हमेशा नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे, डू और डाई का नारा दे देते हैं कि अब तो करो या मर जाओ, अब वो समय आ चुका है। तो नाजी जर्मनी और जापान को वो ना केवल इंपीरियल फोर्सेस मानते थे, एग्रेसर मानते थे, बल्कि डेंजरस पावर भी मानते थे। गांधी जी ने खुद ही कहा था कि एक बार उनसे पूछा गया कि आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे मींस और एंड के जो विचार हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मेरे और उनके बीच में, उनके मतलब बोस जी के बीच में मींस को लेकर जो डिफरेंसेस हैं
वो टू वेल नोन है, मतलब उसको सब जानते हैं, अब उस पर कमेंट क्या करना है, क्लियर था। बोस जी के लिए मीन्स का महत्व नहीं था, इंपॉर्टेंट था। गांधी जी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट था। बोस जी ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि गांधी जी का जो तरीका है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो अपने स्पीच में टोक्यो में बोलते हैं। तो पर्सनली आई बिलीव दैट दिस मेथड विल नॉट सक्सीड इन ब्रिंगिंग अस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो ये बात वहां पर टोक्यो में कहते हैं अपनी स्पीच में कि गांधी जी के जो तरीके हैं उससे बहुत क्लियर है कि जो तरीका है इससे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। लेकिन जो कुछ भी तरीके गांधी जी के द्वारा अपनाए गए, उसने पूरे इंडिया को यूनिफाई किया और मूवमेंट को एक पेस दी, लोगों को तैयार किया कि वो फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करने को तैयार हो। गांधी जी का जो तरीका था, इसकी सिग्निफिकेंस को खुद सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक्नॉलेज किया था। गांधी जी कहते हैं आपको केवल मींस का ध्यान रखना है, एंड अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। इफ वन टेक्स केयर ऑफ मींस, द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, आप इसे एथिक्स में या ऐसे वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड, द डिफरेंस ओवर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कैसी होनी चाहिए, इस बात टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, आप इसे एथिक्स में या ऐसे वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड, द डिफरेंस ओवर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कैसी होनी चाहिए, इस बात को लेकर भी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर दोनों लोगों के विचारों में क्या अंतर है। बोस जी अपने ओपिनियन को डेमोक्रेसी के ऊपर जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया के लिए, सही है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन बाद में आने वाले समय में ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी को लेकर उनके विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आया। जैसे कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बिगिनिंग में देखिए जब उनकी बात थी, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में कम से कम उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम वुड नॉट बी एडिक्वेट फॉर द प्रोसेस ऑफ नेशन रीबिल्डिंग एंड एडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो शुरुआती दौर में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि डेमोक्रेसी इंडिया के लिए बेहतर है, लेकिन लेटर ऑन वो इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से जो पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी को खत्म करना है वो हम कर नहीं पाएंगे, दैट विल बी हार्ड। 1944 में वो टोक्यो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, वहां पे भी उन्होंने एक लाइन कोट की थी, ये लाइन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यू कैन नॉट हैव अ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम इफ दैट सिस्टम हैज टू पुट थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन अ सोशलिस्ट बेसिस, देयरफॉर वी मस्ट हैव अ पॉलिटिकल सिस्टम, अ स्टेट ऑफ एन अथॉरिटेरियन कैरेक्टर। वो पहले मानते थे कि डेमोक्रेसी सही है, लेकिन कहते थे कि अगर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म सोशलिस्ट बेसिस पे करना है, जैसे समाजवाद में आर्थिक सुधार होते हैं, तो ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, एक ऐसा राज्य चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत अथॉरिटेरियन नेचर हो, तभी ये रेडिकल रिफॉर्म्स हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी का ये मानना था कि थोड़ा सा अथॉरिटेरियन होना पड़ेगा अगर हम सोशलिस्ट टाइम पे रिफॉर्म करना चाहते हैं, बिकॉज उसके बिना तो कोई रिफॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेमोक्रेसी में चेंज इतना आसान तो होता नहीं है। बोस जी ने जब प्रोक्लेम किया 21 अक्टूबर 1943 को कि वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना रहे हैं आजाद हिंद नाम से। आजाद हिंद का मतलब है फ्री इंडिया, आजाद मतलब फ्री, हिंद मतलब भारत, हिंद मतलब देश होता है एक्चुअली। तो फ्री इंडिया, आजाद हिंद उन्होंने बनाया और सुप्रीम कमांडर की एक पोस्ट तैयार की गई। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, जिसे आजाद हिंद फौज कहा गया था, आजाद हिंद की फौज, उन्होंने खुद को सुप्रीम कमांडर बनाया उस आर्मी का। वो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने, मिनिस्टर ऑफ वॉर बने और फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भी बने। कई सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट को उन्होंने अवेल किया। वो इस बात की भी उम्मीद रखते थे कि जब देश आजाद हो जाएगा उनके प्रयासों से, उसके बाद भी वो हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन अवेल करेंगे। बोस जी ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया था। उन्होंने कहा था कि एक सिंथेसिस होना चाहिए। सिंथेसिस का मतलब होता है एक मिक्सचर। मिक्सचर किसका? सोशलिज्म का और फासिज्म का। फासिज्म को वो क्यों पसंद करते थे? फासिज्म का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को कुचल देना था, जो परसिक्यूट करना था किसी पार्टिकुलर रेशियल ग्रुप को, इस चीज को लेकर वो फासिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे। फासिज्म को लेकर जो उनका समर्थन था वो उनके डिसिप्लिन को लेकर था। तो कभी क्लियर कट ऐसा कभी मत लिखिएगा कि दैट सुभाष चंद्र बोस वाज इन द फेवर ऑफ फासिज्म। ये अगर आप करेंगे तो गलत कर देंगे, और अगर आपके एग्जामिनर ने इस बात को पॉइंट आउट कर लिया तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है। तो सुभाष चंद्र बोस जी फासिज्म को एप्रिशिएट करते थे फॉर देयर सेंस ऑफ डिसिप्लिन, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं। तो वो चाहते थे, और सोशलिज्म तो भाई ठीक है, सोशलिज्म तो उनका कॉन्सेप्ट ही था। सोशलिज्म जो सोशियो और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करेगा, समानता लेकर आएगा, उसके साथ साथ अगर हमें फासिज्म का डिसिप्लिन मिल जाए तो मजा आ जाए। इसका सिंथेसिस हमें चाहिए। उनका ये कहना था कि जस्टिस, इक्वालिटी, लव, जो समाजवाद सोशलिज्म का बेसिस है, हमें वो चाहिए। और अगर हम इसके साथ फासिज्म की इफिशियंसी और डिसिप्लिन जोड़ दें, जो आज यूरोप में है, उस समय फासिस्ट फोर्सेस यूरोप में डोमिनेट करती थी, वो काफी इफिशिएंट थे, वो काफी डिसिप्लिन थे। तो वो चाहते थे कि सोशलिज्म का हमें इक्वालिटी, जस्टिस और लव मिल जाए, फासिज्म का इफिशियंसी और डिसिप्लिन मिल जाए, और हम इसका एक सिंथेसिस तैयार कर लें, दैट विल बी बेस्ट फॉर इंडिया। और वो इसे कहते थे साम्यवाद। साम्य का मतलब ये होता है बैलेंस स्टैब्लिश करना, ठीक है। जैसे आप केमिकल कंपोजिशन में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ ए को इधर कर दिया, एक एच इधर कर दिया, तो जो इक्वेशन है वो साम्य अवस्था में पहुंच गया, ठीक है। तो वो इस पूरे सिंथेसिस को, मिश्रण को साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। तो इस बात के लिए मैं वापस से अवेयर कर रहा हूं कि वो फासिज्म को पसंद करते थे, बट ओनली फॉर देयर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और कभी ये लाइन एज इट इज मत लिख दीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस वाज इन द फेवर ऑफ फासिज्म, ये नहीं लिखना है। जब भी आप इसको लिखेंगे तो उसके आगे एक वर्ड और जोड़ देंगे, फॉर देयर सेंस ऑफ एफिशिएंसी एंड देयर डिसिप्लिन, इतनी लाइन लिख देंगे, आप बच जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बोस जी जो डिसिप्लिन और ऑर्डरली अप्रोच था, उसे किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देते थे। इसीलिए वो फासिस्ट जो इटली था और नाजी जर्मनी था, उनकी क्वालिटीज को एप्रिशिएट भी करते थे। उनके लेटर से, उनके पत्रों से इस चीज को हम क्लियर भी कर सकते हैं। यद्यपि वो कॉलोनियल पावर यानी कि अंग्रेजों का पसंद तो नहीं करते थे, डेफिनेटली उन्हें तो भारत से भगा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनको एप्रिशिएट करते थे कि उन्होंने कैसे मेथड्स का इस्तेमाल करके सिस्टमेटिक अप्रोच से एक डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ को अपनाया हुआ है, जिसकी मदद से वो इंडिया और दुनिया के कई सारे देशों को रूल कर रहे हैं। मतलब अपने एनिमी को भी एप्रिशिएट करने में सुभाष चंद्र बोस जी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। वही बात यहाँ पर फिर से है कि वो फासिज्म के या नाजिज्म के, यहाँ पे नाजी और फासिज्म मैंने आपको अंतर बता दिया था, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना। फासिज्म की जो फिलॉसफी है वो इटली से ओरिजिनेट हुई थी, और नाजी पार्टी थी जर्मनी में, तो नाजी पार्टी भी फासिस्ट आइडियोलॉजी पर ही वर्क करती थी, लेकिन फासिस्ट पॉलिसी को या आइडियोलॉजी को नाजी पार्टी ने ऑप्ट किया था, इसलिए समटाइम्स इसे नाजिज्म भी कहते हैं। तो नाजिज्म की कोर फिलॉसफी फासिज्म की ही थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। तो चूंकि वो फासिज्म के इफिशियंसी और डिसिप्लिन को सपोर्ट करते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई नाजी थे या वो कोई फासिस्ट थे। इसका आप एविडेंस देख सकते हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे,
वो सेक्युलरिज्म पे फोकस करते थे और लिबरल आइडियाज को लेकर अपने विचार रखते थे, समर्थन करते थे। फासिस्ट और नाजी फोर्सेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। सो इट्स वेरी क्लियर, इट वाज नॉट नाजी और फासिस्ट। बोस कम्युनिस्ट भी नहीं थे, क्योंकि वो खुद को एक सोशलिस्ट मानते थे, जो कि कम्युनिस्ट होने से काफी अलग है। की पॉइंट आपको रिलीजन में भी मिल जाएगा। कम्युनिस्ट कभी भी रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर देम रिलीजन इज लाइक एन ओपियम। लेकिन वो तो रिलीजियस व्यक्ति थे, तो वो ना तो नाजी थे, ना ही फासिस्ट थे, और ना ही वो एक कम्युनिस्ट थे। वो सोशलिस्ट थे, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करते थे, सेक्युलरिज्म पे फोकस करते थे, लिबरल आइडियाज, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सबको तवज्जो देते थे। देखिए, जब इंटरनेशनलिज्म के विचार दिए जाने लगे कम्युनिस्ट विचारकों के द्वारा, तो इस पर वो हंसे भी थे। उन्होंने कहा पहले नेशनलिज्म तो लेकर आओ, किसी भी फॉर्म ऑफ इंटरनेशनलिज्म के पहले, अंतरराष्ट्रीयतावाद के पहले राष्ट्रीयतावाद तो लेकर आओ। अभी तो पूरी दुनिया में नेशनलिज्म ही नहीं आया है, इंटरनेशनलिज्म कैसे आ जाएगा? जो मार्क्स के थ्योरेटिकल आइडियाज थे, जो कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिख दिया था, वो कहते थे कि इंडिया में बिना प्रॉपर मॉडिफिकेशन के वो लागू ही नहीं किया जा सकता। इवन यूएसएसआर में, रशिया हुआ करता था वैसे पहले, रशियन रिपब्लिक हुआ करता था, इनफैक्ट जारिस्ट रशिया कहेंगे ज्यादा सही रहेगा। तो रशिया में भी जब मार्क्स के प्रिंसिपल के बेसिस पर रिवोल्ट होता है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, तो इनफ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे मार्क्स का जो विचार था उसमें रिवॉल्यूशन कौन करता? वर्कर्स करते। मार्क्स कहते हैं ना, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। आपके पास वीडियो के अलावा होने को कुछ नहीं है। लेकिन रशिया में वर्कर थे नहीं, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हुआ ही नहीं था। वहां पे कौन थे? वहां पे थे फार्मर्स, किसान। तो वहां पे जो रिवॉल्यूशन हुआ वो फार्मर्स ने किया। तो मार्क्स के विचार जो कहते हो तो रशिया में भी लागू नहीं हुए थे। तो बोस जी कहते हैं कि इंडिया में भी ऐसे लागू नहीं होंगे, बहुत बदलाव करना पड़ेगा तभी लागू होगा। वो रिलीजन को भी डिस्कार्ड नहीं करते थे। उनके हिसाब से रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। बोस जी एक लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी विचारधारा के थे, इसमें विवाद नहीं, क्योंकि वो एंटी इंपीरियलिस्ट थे। गवर्नमेंट का जो विरोध करता है उसे वामपंथी कहा जाता है। उस समय गवर्नमेंट साम्राज्यवादी शक्तियों के पास थी, तो वो उनका विरोध करते थे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करते थे। तो हम उन्हें वामपंथी कह सकते हैं, लेफ्टिस्ट कह सकते हैं। इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद बोस जी का ये मानना था कि ये जो लेफ्टिज्म है ना, इसका मतलब सोशलिज्म होगा, समाजवाद ही वामपंथ बन जाएगा, और यही सोशलिज्म रिकंस्ट्रक्शन करेगा लोगों के राष्ट्रीयता भरे जीवन की, नेशनल लाइफ का, सोशलिस्ट बेसिस पे, जहां पे हर व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक समानता मिलेगी, अधिकार मिलेंगे। उन्होंने अपनी कई सारी राइटिंग्स में इस बात को लिखा था कि एक नए इंडिया को, एक हैप्पी इंडिया को तैयार करना है लिबर्टी, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के प्रिंसिपल के बेसिस पे। गांधी जी की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का आपने देख लिया, सरकार को लेकर उनके क्या विचार थे, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। गांधी जी के विचार सरकार को लेकर क्या थे? ये विचार हमें उनके मिलते कहां हैं? लंदन गए थे एक बार, ब्रिटेन, लौट के आ रहे थे साउथ अफ्रीका। पहले बहुत समय लगता था जहाजों में, खाली बैठे थे, क्या करते थे? किताब लिख डाली, नाम था हिंद स्वराज। 1909 में इसे पब्लिश किया गया, गुजराती में लिखा था उन्होंने, जो कि उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। किताब इंडिया में पब्लिश हुई तो बैन कर दिया गया, कहा गया सेडिशियस है, देशद्रोह की बातें लिखी गई हैं। लेकिन जो उनका हिंद स्वराज है, उसी में हमें उनके सिस्टमैटिक पॉलिटिकल आइडियाज मिलते हैं, और वहीं पर वो अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी जिक्र करते हैं। कहते हैं गांधी जी का राम राज्य, आपने सुना होगा, गांधी जी के राम राज्य का कॉन्सेप्ट हमें हिंद स्वराज किताब में ही मिलता है। वहीं पर वो पॉलिटिकल थ्योरी का एक सस्टेन्ड वर्क हमारे सामने रखते हैं। गांधी जी एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं, और गांधी जी का जो आइडियल स्टेट था उसे उन्होंने नाम दिया था राम राज्य। राम राज्य एक यूटोपिया था। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो एग्जिस्ट ना करती हो। इनफैक्ट उनका ये मानना था कि उनका जो राम राज्य होगा उसमें हमें रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ना आर्मी की और ना ही पुलिस की। मतलब गांधी जी के राम राज्य में ना सरकार होगी, ना संविधान होगा, ना आर्मी होगी और ना ही पुलिस होगी, ना कैपिटलिज्म होगा, ना कम्युनिज्म होगा, ना एक्सप्लॉयटेशन होगा, ना रिलीजियस वायलेंस होगा। गांधी जी का राम राज्य इन सभी चीजों के ऊपर होगा। गांधी जी की जो राइटिंग थी वो कहते हैं हमें प्री मॉडर्न टाइम में जाना है। मतलब ये जो मॉडर्निटी आई है, ये मॉडर्निटी ही तो सारे एविल्स का कॉज है। हम प्री मॉडर्न टाइम में जाएंगे जहां पर एक व्यक्ति मोरली इनलाइटेंड होगा, उसका नैतिक स्तर बहुत ऊंचा होगा, और वो एक अपॉलिटिकल इंसान होगा, अराजनीतिक व्यक्ति होगा। गांधी जी एक अराजनीतिक व्यक्ति की बात करते हैं, जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। वो मोरली इनलाइटेंड होगा और अपॉलिटिकल होगा। ऐसा होगा गांधी जी के राम राज्य में रहने वाला व्यक्ति। स्वराज को लेकर वो कहते हैं कि सेल्फ गवर्नेंस होगा, इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज का मतलब ये होगा कि व्यक्ति अपना विश्लेषण खुद करेगा, खुद को पवित्र रखेगा और अपने ऊपर निर्भरता को आगे बढ़ाएगा। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं स्टेट की पावर की ओर देखता हूं तो मुझे डर लगने लगता है। आजकल के राज्य इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि मुझे डर लगने लगता है। अगर वो एक्सप्लॉयटेशन को खत्म भी करने की कोशिश करेंगे तो वो मानवता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी खत्म कर देंगे। एक व्यक्ति की जो आत्मीयता है उसे खत्म कर देंगे, जो उसकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा थ्रस्ट होता है, वो खत्म कर देती है सरकार। और सरकार पावरफुल हो रही है, सो आई डोंट नीड अ गवर्नमेंट, मुझे सरकार नहीं चाहिए। वो कहते हैं एक स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, एक ऐसा समाज जिसमें राज्य है ही नहीं। राज्य नहीं है तो सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, पुलिस नहीं है, जुडिशरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गांधी जी सेंट्रलाइजेशन का विरोध करते थे। गांधी जी का मानना था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये विकेंद्रीकरण पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर दोनों जगहों पर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि वो तो पॉलिटिकल सेटअप चाहते ही नहीं है। पॉलिटिकल सेटअप नहीं होगा तो क्या होगा? पॉलिटिक्स तो रहेगी ना। पॉलिटिक्स को लेकर उनके विचार ये थे कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की भांति घेर कर रखा है और हम उससे बच नहीं सकते। मतलब हम राजनीति से तो नहीं बच सकते, दैट्स फॉर श्योर। राजनीति ने हमें चारों ओर जैसे एक सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है और हम उसके बीच में हो, वैसे ही राजनीति ने हमें घेर के रखा है, तो हम इससे नहीं बच सकते। लेकिन हम स्टेट से बच सकते हैं, गवर्नमेंट से बच सकते हैं। तो गांधी जी के राम राज्य में राज्य नहीं होगा, राजनीति तो तब भी रहेगी, लेकिन ये राजनीति शुरू कहां से होगी? इस पूरी राजनीति का या फिर इकोनॉमिक पावर का, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर का सेंटर कौन होगा? सेंटर होगी या जो बेसिक यूनिट होगा, दैट विल बी विलेज, गांव। सारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर गांवों में जाएगी। इसमें वो कहते हैं कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें इनन्यूमरेबल, असंख्य, एवर वाइडनिंग, विस्तृत और नेवर असेंडिंग, कभी ना कमतर होने वाले गांवों का ये एक गणतंत्र होगा। सो गांधी जी इज टॉकिंग अबाउट विलेज रिपब्लिक, स्टेटलेस सोसाइटी व्हिच कंप्राइज ऑफ विलेजेस। ये गांव कैसे होंगे? जो बेसिक यूनिट है,
ये गांव हमेशा ट्रुथ और नॉन वायलेंस के आधार पर ही काम करेंगे। हर विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगा। वहां पर पंचायतें होंगी जो कानून बनाएंगी। पंचायतों में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट होगी पंचायत, वहां पे 5 लोग होंगे जिन्हें पंच कहा जाएगा। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है इंडियन सोसाइटी का। पंच से ही पंचायत बनती है और पंच का मतलब होता है 5 लोग। तो यहां पर जो पंचायतें होंगी उसमें 5 लोग होंगे, इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। ये हर साल एनुअली इलेक्ट होंगे। ये गांव की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और गांव में जो भी पोलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी है उसके कस्टोडियन होंगे। ये पॉलिसी मेकिंग करेंगे, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे और विवाद की स्थिति में एडजुडिकेशन भी करेंगे, विवादों का निपटारा भी करेंगे। गांव के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में ये ऑटोनॉमस होंगे, अपने हिसाब से ये निर्णय ले पाएंगे। यू अंडरस्टैंडिंग कि गांधी जी का विलेज रिपब्लिक कैसा होगा। गांधी जी के विचारों को आप काफी विस्तार से पढ़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि हमें एक आइडियल स्टेट चाहिए जहां पर कोई पोलिटिकल पावर नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं होगा। एक ऐसा आइडियल होगा जो आज तक कभी रियलाइज नहीं किया गया है। इसीलिए थॉरो, पूरा नाम है हेनरी डेविड थॉरो, अमेरिकन राइटर थे, फिलोसोफर भी थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और वो ये था कि गवर्नमेंट इज बेस्ट व्हिच गवर्न्स द लीस्ट। तो गांधी जी के जो विचार थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम गवर्न करे। हम उस पर विचार कर सकते हैं अगर हम एक ऐसे राम राज्य को स्थापित नहीं कर सकते जो स्टेटलेस हो। गांधी ने कहा था आइडियल स्टेट जहां पे कोई पॉलिटिकल पावर ना हो, कोई राज्य ना हो, ऐसा होता है। लेकिन आइडियल कहां मिलता है? गांधी जी को भी पता था कि आइडियल तो मिलता नहीं है। तो अगर आइडियल हमें नहीं मिल पा रहा है तो थॉरो का जो स्टेटमेंट है कि सबसे अच्छी सरकार वो है जो कम से कम गवर्न करे, हम उसे भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं। गांधी जी के इन्हीं विचारों की वजह से एक ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं जूडिथ ब्राउन, उन्होंने गांधी जी को एनार्किस्ट कहा है। उनका स्टेटमेंट है seems to have visualized a loose linkages of independent village republics as the ideal form of state. He can therefore properly be called an anarchist. अराजकतावादी कहा गया है गांधी जी को जूडिथ ब्राउन के द्वारा, क्योंकि गांधी जी एक सेंट्रल अथॉरिटी को डिनाई करते हैं। एनार्किस्ट का मतलब अव्यवस्था फैलाना नहीं होता। देखिए कई बार में कंफ्यूजन होती है कि एनार्की का मतलब होता है अव्यवस्था, इनडिसिप्लिन। ऐसा नहीं होता। एनार्की का सिर्फ इतना मतलब होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होगी, सभी के पास पावर्स होंगी। ये एनार्की का मतलब होता है। अब ये होता है कि जब सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती तो अव्यवस्था हो ही जाती है। लेकिन एनार्की का मतलब इट्स सिर्फ अव्यवस्था या मिसमैनेजमेंट नहीं होता। एनार्की का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी नहीं रहेगी। आज कहीं पर एनार्की है क्या? इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है वो एनार्किस्ट है वर्तमान में भी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे देश हैं। इन देशों के ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है क्या? नहीं है। यूएन है, अरे यूएन की कितनी पावर है? यूएन तो कुछ कर भी नहीं पाता। तो जो दुनिया भर में देश हैं इनके ऊपर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किस्ट है। तो गांधी जी को एनार्किस्ट कहा गया जूडिथ ब्राउन के द्वारा, क्योंकि वो विलेज रिपब्लिक की बात करते हैं जहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी। दैट्स व्हाई ही हैज बीन कॉल्ड एज अराजकतावादी बाय जूडिथ ब्राउन। ये नाम भी याद रखिएगा जूडिथ ब्राउन का, ताकि कहीं कोट कर सके कि उन्हें एनार्किस्ट कहा किसने। गांधी जी के विचारों में जो डेमोक्रेसी है वो बिना हाई मोरालिटी के अचीव नहीं की जा सकती। जो मोरालिटी है वो इंसानों में रिस्पांसिबिलिटी के सेंस को डेवलप करता है, और जो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है वो हमें मदद करती है कि हम सही गलत के बीच में डिफरेंस कर सकें और जो सही है उसे प्रोटेक्ट और रेस्पेक्ट कर सकें। गांधी जी का जोर जो है, फोकस जो है, वो ज्यादा ड्यूटीज पर था कंपैरिजन टू राइट। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर हमने विचार देखे गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस जी के। ये विचार बहुत जरूरी है, यहां से प्रश्न उठेंगे तो परेशान मत होइएगा। यहां पर कंपैरिजन हम गांधी जी और बोस जी के बीच में कर रहे हैं। मान लीजिए किसी और के बीच में कंपैरिजन आ गया तो एटलीस्ट आपको गांधी जी का तो पता रहेगा। अगर गांधी जी और किसी और का आ गया तो बाकी टॉपिक्स आएंगे तो हम और भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी मेंस में भी कई सारी चीजें डिस्कस करनी है। डिफरेंस और मिलिटरिज्म को लेकर क्या विचार थे? सुभाष चंद्र बोस जी इट्स वेरी एविडेंट बहुत अट्रैक्टेड रहते थे मिलिट्री डिसिप्लिन को लेकर, पावर को लेकर। उनकी देखिए उनका बेसिक ही मतलब बहुत पहले से उनका झुकाव मिलिट्री की ओर रहा है। उनको बेसिक ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी यूनिट जो थी इंडिया डिफेंस फोर्सेस की वहीं से मिल गई थी। एक बार कलकत्ता में सेशन हो रहा था 1930 में। 1930 में फॉर्मल सेशन नहीं था, ये एक नॉर्मल सेशन था, एनुअल सेशन नहीं था ये। तो जो सेरेमोनियल फंक्शन हुआ उसमें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था। गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब ये होता है कि कुछ फोर्सेस होते हैं, वो कोई विजिटर है उसको रेस्पेक्ट करने के लिए वहां पर मार्च पास्ट करते हैं, परेड करते हैं, उसे गार्ड ऑफ ऑनर कहा जाता है। तो उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर को वॉलंटियर किया, तैयार किया। उस गार्ड ऑफ ऑनर में वो प्रॉपर ड्रेस में थे। ये देखिए इमेज, यहां पर वो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में दिख रहे हैं और सभी जो सोल्जर्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं विद ड्रेस कोड। मैसिव और ग्रैंड स्केल पर इस गार्ड ऑफ ऑनर को प्रिपेयर किया गया था। बोस जी खुद भी वेल ड्रेस्ड थे यूनिफॉर्म में। उन्होंने पूरी ट्रूप्स को रिव्यू किया। तो मतलब उनका झुकाव काफी पहले से मिलिट्री की ओर था। गांधी जी मिलिट्री का खुलकर पुरजोर विरोध करते थे। उनके राम राज्य के कॉन्सेप्ट में ट्रुथ और नॉन वायलेंस था, सेल्फ रेगुलेशन था, इंसान मोरली बहुत ज्यादा एनलाइटेंड था। इसलिए गांधी जी के राम राज्य में पुलिस और आर्मी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गांधी जी के हिसाब से वॉर जो लोग इसके लिए ट्रेन होते हैं उनको भी डिमोरलाइज करता है। और जो इंसान का नेचर है वो तो जेंटल है ना, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। इंसान बाई नेचर बहुत नम्र है, जेंटल है। और वॉर में एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति ब्रुटैलिटी दिखाता है, बर्बरता दिखाता है, जो कि इंसान के जो जेन्युइन नेचर है, जेंटल नेचर है, उसके खिलाफ है। गांधी जी के हिसाब से लड़ाई होती क्यों है, युद्ध क्यों होता है? गांधी जी के मुताबिक युद्ध होता है रेशियलिज्म, इंपीरियलिज्म और फासिज्म की वजह से। नस्लवाद, साम्राज्यवाद, फासीवाद, इसकी वजह से युद्ध होता है। और भी कारण है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, और ये दोनों एडिशनली कॉज करते हैं वॉर को। इससे इंटरनेशनल सिस्टम में भी इंस्टेबिलिटी आती है। इफ दीज वर इरेडिकेटेड, गांधी जी कहते हैं अगर इन सभी कारणों को हम हटा दें, इरेडिकेट कर दें, तो वॉर की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हालांकि गांधी जी ऐसा नहीं था कि वॉर के बिल्कुल खिलाफ थे, मतलब गांधी जी के राम राज्य में आर्मी नहीं चाहिए, कोई भी देश आके गांधी जी के राम राज्य पे कब्जा कर ले, ये मतलब नहीं है। गांधी जी डिफेंसिव वॉर के अगेंस्ट नहीं थे। अगर इनसेंट लोगों को अटैक किया जा रहा है, उन्हें जान से मारा जा रहा है और कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि हम खुद को डिफेंड करें, तो ऑफ कोर्स मिलिट्री रिक्वायर्ड है, सेल्फ डिफेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन ये मिनिमल स्केल पर होना चाहिए। तो यहां पे अंतर समझ में आया कि सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत पहले से झुकाव था मिलिट्री की ओर, लेकिन गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी मिनिमल स्केल पर ही जो मिलिट्री है सेल्फ डिफेंस में उसको एडवोकेट करते हैं। ऑफेंसिव अटैक की अगर हम बात करें मिलिट्री को लेकर तो गांधी जी ने उसे कभी भी सपोर्ट नहीं किया। तो
आज के इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। गांधी जी और बोस जी के विचारों में जो अंतर है या जो तुलनात्मक है अध्ययन है या जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, वो भी कुछ और विषयों पर बाकी है, उस पर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे।